नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान स्टोरी का पॉडकास्ट। मैं शुभा आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक बीमा कंपनियां किसानों को फसल बीमा ऑफर करते समय नॉमिनी का नाम बीमा में शामिल नहीं करती थीं, जिसके कारण किसानों के परिवार को नुकसान होने की स्थिति में बीमा कवर का भुगतान पाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सभी परेशानियों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि अब बीमा कंपनियों को PMFBY के तहत बीमा कवर की पेशकश करते समय किसानों के परिवार के सदस्यों के नाम को नामांकित के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बीमित किसान की मृत्यु के मामले में किसानों के परिवारों को बीमा राशि का भुगतान बिना किसी परेशानी के प्राप्त हो सके। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इन दिनों बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लोकप्रियता बढ़ने और नए कृषि संस्थानों और कॉलेजों की स्थापना पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कृषि संस्थान युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र को विशेषज्ञता के क्षेत्र के रूप में लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस फार्मिंग का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि हमने मोतिहारी में जाकर आलू अनुबंध कृषि मॉडल का मुआयना किया था, जो काफ़ी अच्छा था। इसके साथ ही इस कार्य से जुड़े किसानों की जानकारी से भी मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। उत्तर प्रदेश में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर मिली है। गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाने वाली योगी सरकार ने कहा है कि वो धान की खरीद के लिए नई नीति बनाएगी और गेहूं की तरह धान की भी रिकॉर्ड खरीद करेगी। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में से एक है। प्रदेश में औसतन 59 से 60 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है। सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में निरंतर प्रयास करने वाली योगी सरकार प्रत्येक किसान को उसके धान के एक एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद से यूपी में लगातार धान, गेहूं और मक्का की खरीद में बढ़ोतरी आई है। देश में हाइड्रोपोनिक्स एक्वाकल्चर जैसी खेती की आधुनिक तकनीकों के बाद एक्वापोनिक्स फार्मिंग के प्रति भी किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक को अपनाकर पानी की सतह पर सब्जियां तथा निचली सतह पर मछली पालन करना संभव होगा। बिहार के भोजपुर के कांधरपुर बधार में प्रदेश का पहला एक्वापोनिक फार्म तैयार हो रहा है, जो कि इस साल के अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा। इसमें सब्जियों के साथ मछली पालन की इंटीग्रेटेड खेती की जाएगी। इसमें जैविक तरीके से सब्जियां उगाई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति मछलियों के मलमूत्र से की जाएगी। वहीं इसके चलते लगभग 95% पानी की बचत भी होगी। गौरतलब है कि विभिन्न बीमारियों और पानी की कमी के कारण सब्जियां उगाना किसानों के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में इस तकनीक को अपनाकर रोग मुक्त सब्जियां उगाई जा सकेंगी। बता दें कि इस तकनीक में पॉली हाउस की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। बता दें कि ये तकनीक विदेशी और महंगी भी है। कांधरपुर गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर धर्मदेव सिंह का कहना है कि उन्हें इस तकनीक को अपनाने के लिए उनके IITian बेटे और उसके कुछ मित्रों ने प्रेरित किया। वे इस तकनीक से करीब 1 एकड़ ज़मीन में फार्म तैयार कर रहे हैं। इस तकनीक को अपनाकर वे बाहर से आने वाली महंगी सब्जियां जैसे ब्रोकली और लेट्स की खेती करेंगे। इन सब्जियों का उपयोग प्रायः सलाद और बर्गर में किया जाता है। इसके अलावा वे औषधीय पौधे अश्वगंधा और गुलाब की खेती करेंगे, जिसकी बाजार में अच्छी डिमांड भी रहती है। भारत में इन दिनों खेती के लिए परंपरागत तौर तरीकों के साथ साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों को भी अपनाया जा रहा है। बिहार राज्य के किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। कृषि क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि बीते 15 सालों में राज्य से कृषि निर्यात आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
किसानों को राज्य सरकार से भी खूब मदद मिल रही है और पहले के मुकाबले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकारी खरीद भी ज़्यादा हो रही है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश ने कृषि निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है और पिछले 1.5 दशक में कृषि निर्यात की आय में 800 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की कोशिश कृषि निर्यात बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करना भी है ताकि देश के अन्नदाता भी एक समृद्ध जीवन जी सकें। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी देते हुए राज्य के कृषि सचिव एन सरवन कुमार ने कहा कि साल 2016 में राज्य के कृषि निर्यात का मूल्य 3 करोड़ रुपए था और साल 2020 तक यह बढ़कर 2,617 करोड़ रुपए हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि न केवल उपज में वृद्धि होनी चाहिए बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। यह देखते हुए कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि वर्ग की ओर से संचालित है, मंत्री जी ने कहा है कि इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार अब तक 3-5 वर्षीय कृषि रोड मैप लेकर आई है। खरीफ फसलों की बुवाई एक हद तक मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून में देरी होती है तो इसका सीधा असर खरीफ फसलों की बुवाई रुपाई पर पड़ने लगता है। मानसून सामान्य रहने से कृषि लागत में कमी आती है और पैदावार अच्छी होने की उम्मीद रहती है। यही कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किसानों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी मानसून काफ़ी मायने रखता है। इस बार मानसून 2 दिन देर से यानी 3 जून को केरल के तट पर पहुंचा, लेकिन इसके बाद मानसून में अच्छी खासी तेजी देखी गई और यहां देश के ज़्यादातर हिस्से में 7 से 10 दिन पहले ही पहुंच गया। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों को बारिश के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। यही कारण है कि मानसून में देरी का असर इन क्षेत्रों में हो रही खरीफ की खेती पर भी पड़ा। राज्यसभा के एक सदस्य ने लिखित प्रश्न पूछकर मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर मानसून में देरी का कितना असर खरीफ फसलों पर पड़ा है, जिसके उत्तर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ फसलों पर मानसून की देरी के प्रभाव का आंकलन करना जल्दबाजी होगी क्योंकि बुआई और रुपाई का काम अभी भी जारी है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अब तक 1,186 परियोजनाओं के लिए 746 करोड़ रुपए का वितरण हो चुका है। इसमें से अधिकतम राशि मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए दी गई है। जानकारी के मुताबिक अधिकतम 427 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में आने वाली 759 परियोजनाओं को दिए गए। इसके बाद राजस्थान में 145 परियोजनाओं को 84.4 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 84 परियोजनाओं को 66.4 करोड़ रुपए और गुजरात में 62 परियोजनाओं को 62.2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय ने अब तक 6,403 परियोजनाओं के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष से कुल 4,389 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश व पूर्वी भारत में 26 जुलाई से बारिश बढ़ने की पूरी संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो अब वहां मानसून पहले की अपेक्षा कमज़ोर होता दिख रहा है, जिससे अब महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश कम हो सकती है। तेलंगाना में भी बारिश में कमी आई है। ऐसे में स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, केरल के कुछ हिस्सों तथा उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावनाएं हैं।